जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सेशन में आपका सेशन जो चल रहा था दोस्तों, वो क्या चल रहा था? आपका हिंदी चल रहा था दोस्तों। और आप हिंदी में पढ़ चुके थे कि हिंदी को मैंने बताया था पूरे तरीके से कि आप हिंदी में स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णमाला का टॉपिक था, जिसमें मैंने बताया था जिसमें स्वर और वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। हमने कल की क्लास में स्वर देख लिया था और आज की क्लास में दोस्तों देखेंगे क्या? व्यंजन। आवाज देख लीजिए, क्लियर है ना मेरी? आवाज क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आवाज क्लियर होगी तभी आपको पूरी समझ में आएगी बातें। देखते हैं दोस्तों। देखिए, दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और आप तैयारी के कर रहे हैं प्रिपरेशन यूपीएससी, यूवीपी और एसएससी जीडी की, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों व्यंजन का है। और व्यंजन में यानी कि कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन देखो होता है क्या? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को, यानी कि जो स्वर की सहायता लेते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। कोई भी व्यंजन है, क वर्ग से लेकर कहां तक? प वर्ग तक, उसमें सभी में क्या छुपा हुआ है? अ मिला है। यदि हम किसी भी व्यंजन की अंतस्थ व्यंजन को ले लें या उष्म व्यंजन को ले लें या संयुक्त व्यंजन को ले लें या द्विगुण व्यंजन को ले लें या स्पर्श व्यंजन को ले लें, सब में क्या छुपा होता है? अ छुपा होता है। तो अ आपका उसमें जरूर मिला करता है। फिर परंपरागत रूप से मैंने बताया था, परंपरागत रूप से जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी मानी जाएगी? 33 मानी जाएगी दोस्तों। एक बात याद रखना, सब में अ छुपा रहता है और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। लेकिन इसी व्यंजन में क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। जब द्विगुण व्यंजन कौन कौन? ड और ड़, जिसमें नुक्ता चिन्ह लग जाए। मैंने कल बताया था इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। अगर जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या जो हो जाती है व्यंजनों की संख्या 35। लेकिन मैंने बताया था आपको ऑप्शन में जब भी पूछेगा निम्न में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 33। ठीक है दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मैंने कल व्यंजनों का वर्गीकरण में आपको बता देता हूं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में भी आपको क्या करना है? ये पूरी संख्या, इसको मैंने बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है 25 होती है। लेकिन उसमें द्विगुण व्यंजन को जब जोड़ जाते हैं तो उसकी संख्या 27 हो जाती है। देखना ध्यान से। स्पर्श व्यंजन कहते किसे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले। यानी कि हमारा जो कंठ है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि कंठ से लेकर ओठ तक जो हमारे त्वचा को यानी कि स्पर्श करते, हवा फेफड़े से निकलती है और किसी विशेष स्थान को क्या करती है? स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और उच्चारण स्थान पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग कौन कौन है और उच्चारण के स्थान पर किस वर्ग को किस नाम से, किस उच्चारण से जाना जाता है, उसे देखते हैं दोस्तों। देखो, एक तरफ मैंने वर्ग लिख दिया, उच्चारण स्थान लिख दिया, और किस उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ड आते हैं उतना मैंने लिख दिया। ध्यान देखना। क वर्ग को कंठ या कंठ कहते हैं। च वर्ग को तालब या तालु कहते हैं। ट वर्ग को मूर्धन या मूर्धार कहते हैं। त वर्ग को दंत या दंत कहते हैं। अब प वर्ग में ओष्ठ या ओठ या ओठ कहते हैं। इसका उच्चारण स्थानीय है। एक बात याद रखना, मैंने घोष का मतलब होता है कंपन। अब घोष के आधार पर दो प्रकार के, एक अघोष होता है और एक क्या आता है? स्वघोष होता है। घोष को ही सघोष कहते हैं। और अघोष और स्वघोष का मतलब क्या होता है? अघोष उसे कहते हैं जिसको बोलने में कम कंपन का समय लगे। सघोष का मतलब जिसे बोलने में ज्यादा कंपन का समय लगे। ध्यान से देखना, जो हमारा ये पॉइंट है, मेरा जो ये क वर्ग है और क वर्ग च वर्ग में जो पहला है ये वाला पोर्शन, और ये दूसरा,
मैं इसे इसलिए लिख रहा हूं, इस तरह ध्यान समझने की कोशिश करना। मैं अभी बता रहा हूं, देखो यहां पर जो हमारा पहला और सेकेंड होता है, यानी कि दूसरा नंबर पर तीसरा नंबर पर, इन दोनों में ध्यान देखना, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझना, और इसको, ये दोनों आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं, अघोष, जिसको बोलने में कम कंपन का समय लगता है। ध्यान देना, अघोष मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझने की पूरी कोशिश आप करेंगे। अघोष मतलब पहला और दूसरा वर्ण, ठीक। और जो ये तीन होते हैं, यानी कि इसको ले लेता हूं मैं, इसको ले लूं और इसको, इसे हम बोलते हैं सघोष। ध्यान देखना है, सघोष, सघोष मतलब होता है जिसको बोलने में कंपन ज्यादा लगे, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाते हैं, सघोष। इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक। फिर उसके बाद एक प्राण होता है, प्राण का मतलब होता है हवा, और उसको दो प्रकार से, किसी वर्ड को बोलने में ज्यादा मुंह से हवा निकलती है और किसी को बोलने से कम निकलती है। जब कम हवा निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं, जब अधिक हवा निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण कौन कौन होते हैं, ध्यान समझना, अल्प प्राण ध्यान से समझना, अगर यहां पॉइंट समझ गए दोस्तों, अल्प प्राण जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में मुंह से हवा कम निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं वर्ड, यानी कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, मतलब एक ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए वाला, ठीक। और फिर आता है महाप्राण, महाप्राण मतलब जब मुंह से ज्यादा हवा निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण कौन कौन, मैं केवल स्पर्श व्यंजन के लिए बता रहा हूं, अभी आगे बहुत है, ठीक है। महाप्राण जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण, मतलब ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ, ये क्या आ जाएंगे, महाप्राण। क ग ज्ञ, च ज ज्ञ, ट ढ ढ, त द न, प ब म, ये अल्प प्राण हो जाएंगे। एक पॉइंट याद रखना, अघोष 1 2, सघोष 3 4 5, अल्प प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4 5। लेकिन एक आपका होता है नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन उसे कहते हैं, जो लास्ट वाले देख रहे हैं पूरा, इसी को हम बोलते हैं नासिक के व्यंजन, नासिक व्यंजन। ध्यान से समझना दोस्तों, नासिक के व्यंजन, ये जो लास्ट वाले वर्ड है ना, ये नासिक के व्यंजन होता है। आता है इस तरह क्वेश्चन आंसर आपका, देखना है, ध्यान से समझना है, जो एग्जाम में आता है मैं उसको डायरेक्टली बताता हूं। एग्जाम में आपको पूछता है कि न निम्न में से कौन सा नासिक के व्यंजन नहीं है, नासिक के व्यंजन नहीं है, इसमें ई वर्ड ज्यादा पूछता है, दे देगा इस तरह पांचों को में 3 देगा, जैसे न म, और कोई एक इधर से दे देगा, तो इन पांचों के अलावा छोड़कर अगर कोई भी आएगा तो वो नासिक के व्यंजन नहीं। याद रखना है इस बात को, ये पॉइंट था। लेकिन एक बात और, कभी कोई कुछ विद्वान कहते हैं कि जो च वर्ग होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं इसे। एक पॉइंट याद रखना है, च वर्ग को, च वर्ग को क्या करते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इस बात को याद रखना दोस्तों, ये पूरी बात आप लोग को बताओ समझ में आ रही है कि नहीं, जितना मैं बता रहा हूं पूरी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों। अगर समझ में आ रही है दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर आगे स्लाइड देखते हैं। देखिए दोस्तों,
आपको होता क्या है कि जैसे में अभी हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, अब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, मतलब वो आधा गुण स्वर का भी दर्शाते हैं और आधा गुण व्यंजन का। तो ऐसे जो अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था कि इनकी संख्या 4 होती है, और कौन कौन? य, र, ल, व। य का जो उच्चारण स्थान होता है तालव्य होता है, र का जो वर्तस्य होता है, ल का वर्तस्य होता है, और व का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में अधिकतम यही पूछता है कि आपका व का दंत वो उच्चारण स्थान क्या होता है, तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका दंतोष्ठ होता है दोस्तों। अधिकतम क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये होते क्या? यर और ल वो अर्थात अंतस्थ व्यंजन होते क्या है? सघोष और अल्प प्राण होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है लेकिन इनका कंपन अधिक होता है। यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछता है कि अर्ध स्वर व्यंजन कौन कौन सा है? य और व, ये अर्ध स्वर व्यंजन, ठीक है। और र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, जो बोलने पर क्या होता है? जीभ की तरफ क्या जाती है? फिसल जाती है। और ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से सब। यानी कि ध्यान देना है आपको, ये सब जो पढ़ा रहा हूं आपको देखने में लग रहा है कि वर्णमाला है का बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, हम एग्जाम में सही करके जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आप कर देते हैं एग्जाम में, जो आपको करना नहीं है दोस्तों। एग्जाम में ये गलतियां आपको एकदम नहीं करनी है दोस्तों। आपको यह वो अर्धस्वर व्यंजन, र लुंठित व्यंजन, ल पार्श्विक व्यंजन याद रखना है। वह दंतोष्ठ उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। र ल का वर्तस्य होता है और य का तालव्य होता है। और जितनी भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सघोष और अल्प प्राण। फिर उसके बाद आता है उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म या संघर्षी वर्ण मतलब जिनके उच्चारण करते समय हमारी क्या होती है? मुख, वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण पैदा कर दे, या जिसको बोलने में उष्मा या गर्मी पैदा हो, तो उसे हम बोलते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। और इसकी भी संख्या 4 होती है, स, स, ह। ध्यान से देखना, जो ऊपर वाले 3 स है, स, 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 ये पहला आता है तालव्य उच्चारण स्थान, स का गया मूर्धन्य, स का गया वर्तस्य। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, इनको बोलने में हमें क्या होता है? ज्यादा समय निकलती है, हमारे मुंह से ज्यादा वायु निकलती है, लेकिन बोलते हैं तो कम कंपन होता है, इसलिए क्या है? अघोष है और महाप्राण। लेकिन हाँ को एक याद रखना पॉइंट, भी एक पॉइंट जो है ये स्वर यंत्री स्वर यंत्र है, जो सघोष है और महाप्राण है। एक चीज याद रखना, जो आपका ये पॉइंट था, अंतस्थ व्यंजन क्या है? सभी सभी की मैं बात कर रहा हूं, सघोष के साथ साथ सघोष अल्प प्राण। लेकिन जो हमारा उष्म है या संघर्षी व्यंजन है दोस्तों, ये क्या है? इसमें ह को छोड़कर एक प्रकार से नहीं, महाप्राण है सभी, सभी महाप्राण। लेकिन 3 जो शुरुआत में सब अघोष होते हैं, लेकिन ह क्या होता है? सघोष होता है। ठीक, अभी मैंने बताया था कि ड और ल ये आपकी क्या होंगे, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि जो ढ है इसे उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, और विकसित व्यंजन के नाम से भी इसे जानते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि किसको किस वर्ड के नाम से जानते हैं। और आप एक पॉइंट अगर आपसे पूछ दे इसमें कौन सघोष है कौन क्या है? अघोष है। तो मैंने बताया अघोष किसे कहते हैं? पहला और दूसरा, पहला दूसरा। सघोष में क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा। अल्प प्राण दूसरा तीसरा पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा। तो जो र है किस स्थान का आता है? ये दोनों जो है, ध्यान समझना, ये दोनों जो है सघोष में आते हैं। किस में आते हैं? सघोष में। लेकिन ये आपका जो आता है ये अल्प प्राण में और ये महाप्राण में। इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों कि कौन अल्प प्राण में आता है, कौन महाप्राण में आता है। और एक अब बचता है दोस्तों आपका केवल संयुक्त व्यंजन। चलिए उसको भी खत्म कर देते हैं, देख लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग तुरंत। देखो दोस्तों, संयुक्त व्यंजन में बस आपको इतना याद करना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन है और कौन सा वर्ड मिलाकर बना हुआ है। तो आप जानते रहेंगे जो संयुक्त व्यंजन है वो चार होते हैं। छ जो क और स से मिलकर बना है, एक त्र त और र से मिलकर बना है, य और ज यहाँ से मिलकर बना है, और श्र स और र से मिलकर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना। तो एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना आपका इस तरह से ही आना चाहिए। आपको ये पॉइंट सीधा सीधा पूछता है कि छ का संयुक्त व्यंजन है, त्र संयुक्त व्यंजन क्या है, स्र और किससे मिलकर बनाई है। फिर अब तक अयोगवा, अयोगवा मतलब दो होते हैं, एक अनुस्वार एक विसर्ग। अनुस्वार जिसमें शीर्ष बिंदु वाला वर्ड, शीर्ष बिंदु मतलब इसके ऊपर बिंदु जब लगे रहे, और विसर्ग जिसके बाद पार्श्व बिंदु वाला वर्ड, यानी अंग और अ जैसे दिख रहा है ना। अगर किसी पर भी अगर ये वर्ड जुड़ जाए, जैसे मैं अगर मैंने यहाँ लिख दिया क पर अंग जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार। जैसे क लिख दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग। यानी कि मोस्टली आपको याद करना है कि अयुग्वा में दो को याद करें, अंग और अ को, और अंग को अनुस्वार, अ को विसर्ग। ठीक है दोस्तों, आपका ये था वर्णमाला, और वर्णमाला के चैप्टर आपका क्या हुआ, खत्म। और कल से हम स्टार्टिंग करेंगे एक नया चैप्टर दोस्तों। लेकिन इसके पहले कुछ एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को आप क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। चलिए, इसको आपकी स्क्रीन पर आ गया, ऐसे आप हल करिए और इसे बताइए कौन क्या होगा।